हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। इस वीडियो में हम आपके साथ टीजीटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, बालक बालिका वर्ग किस में अप्लाई करें और टीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, सारी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें तो आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू है? 16/3/2021 से। ठीक है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो भी 16/3/2021 से शुरू है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। मतलब आप एक सब्जेक्ट से केवल एक ही बार आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यद्यपि एक से अधिक विषय के लिए आप अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक कॉमर्स है और एक इकोनॉमिक्स है। ठीक है। ये तो मैं पीजीटी के लेवल की बात कर रही हूँ क्योंकि इसमें टीजीटी में तो सिर्फ कॉमर्स ही है। अगर मान लीजिए कि आपने कॉमर्स के लिए अप्लाई किया है तो आप कॉमर्स से एक से ज़्यादा आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक विषय में केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, लेकिन आप एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे। हिंदी का प्रश्न पत्र आपको हिंदी में मिलेगा, संस्कृत का प्रश्न पत्र आपको संस्कृत में मिलेगा और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र आपको अंग्रेजी में मिलेगा। ये तो बिल्कुल जनरल सी बात है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, और आपका जो चयन होगा वो मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा और वो आप में उसमें जो होगा आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऋणात्मक अंकन नहीं है। तो दो चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई कि एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो आपका रिटन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और बात करते हैं, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म को फिल करें तो पूरा अच्छे से देख लें, क्योंकि आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये भी पॉइंट मैंने रीड किया था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर शो करूँगी। जब मैंने नोटिफिकेशन रीड किया तो उसमें ये पॉइंट भी था। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद उसमें आप किसी भी तरीके से कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी सूचनाएं बहुत सावधानी से भरें और अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पहले आप एक बार ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो फॉर्म में लिखा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि आपको संशोधन का मौका नहीं मिलने वाला। और अगर हम बात करते हैं कि फ़ीस कितनी है, तो फ़ीस के बारे में ये आप देख सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी हो, चाहे वो आप जनरल से हों, ईडब्ल्यूएस से हों, ओबीसी से हों और एससी से हों, एसटी से हों, ये उन सब का आवेदन शुल्क यहाँ पर मेंशन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड थोड़ा सा डीप में चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। लिखित परीक्षा होगी अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज आपसे चेक करी जाएगी। और एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें कितने मार्क्स के होंगे, 500 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिस पे क्वेश्चंस कितने होंगे, 125 क्वेश्चंस होंगे। 125 क्वेश्चंस होंगे, 500 मार्क्स का आपका पूरा एग्ज़ाम होगा। और पर क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन होने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा। 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा और आपके लिए हर क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी हैं। और टाइम की बात करें तो आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। प्रश्न का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 4 ऑप्शंस होंगे, जो राइट वन होगा, जो सही होगा वो आपने सिलेक्ट करना है। और इसमें इस बार तदर्थ शिक्षकों का जो वेटेज की बात है वो कितनी है वो भी देख लीजिए। शिक्षकों के द्वारा उनके किए गए कार्य करने की अवधि के आधार पर
उन्हें जो है वो वेटेज दिया जाएगा। अगर 1 वर्ष की सेवा पर है तो 1.5 अंक और अधिकतम 30 अंक तक दिए जाएंगे। ये भी है। चयन हेतु मेरिट बनेगी एट लास्ट, और फिर उसके बाद जो होगा वो संस्था का आवंटन होगा जैसे जैसे मेरिट के हिसाब से। चलिए और बात करते हैं, देख लेते हैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो तो। देखिए, नेगेटिव मार्किंग हो गई, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। एक चीज़ ये भी है कि अभ्यर्थी के उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी आरक्षण श्रेणी अवश्य अंकित करें, और जो बाहर के होंगे वो किस में काउंट किए जाएंगे, वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। जो भी यूपी से बाहर वाले हैं वो जनरल कैटेगरी में ही माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। ये देखिए, ये है सीटों का विवरण, विषयवार सीटों का विवरण है। आपका जो भी विषय है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। एक तरफ लिखा है सब्जेक्ट और एक तरफ जनरल कैटेगरी नाम, ओबीसी जनरल, ओबीसी एससी एसटी, ये पूरा टोटल विवरण है। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। हिंदी के लिए, गणित के लिए, गृह विज्ञान के लिए, उर्दू के लिए, इंग्लिश के लिए, ये बालक वर्ग के लिए है। और ऐसे ही सेम सीट्स का विवरण जो है वो बालिका वर्ग के लिए भी दिया गया है। ये बालिका वर्ग के लिए दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बालक वर्ग के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या बालिका वर्ग के लिए अप्लाई करना सही रहेगा। सपोज़ मैं हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं किस में अप्लाई करूँ। तो देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर मुझे कॉमर्स के लिए अप्लाई करना है मान लीजिए, तो कॉमर्स में यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए ओनली 4 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 3 हैं, एससी के लिए 1 है। ये बालिका वर्ग के लिए है। और बालक वर्ग के लिए अगर हम बात करते हैं तो बालक वर्ग के लिए वाणिज्य में देखिए 77 सीट्स जनरल कैटेगरी की हैं, और ओबीसी के लिए 31 है, एससी के लिए हैं 18 और 1 है एसटी के लिए। ये तो अभी मैंने आपको बालक और बालिका वर्ग का कंपैरिजन करके बताया है कॉमर्स की सीट्स के लिए। अब देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बोला गया है, नोटिफिकेशन में इससे रिलेटेड क्या बात कही गई है वो देखते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन में यहाँ पर बोला गया है, एक मिनट, नोटिफिकेशन में ये रहा। देखिए, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह बात संगीत विषय के लिए किसी नेत्रहीन अभ्यर्थी हेतु लागू नहीं होगा। मतलब जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनको जो है वो बालिका वर्ग के लिए, मतलब बालिका संस्था में अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। अगर उन्हें वहाँ नियुक्ति ही नहीं मिलेगी तो उन्हें उसमें एग्ज़ाम देने का भी कोई तुक नहीं बनता है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, वो बालक और बालिका दोनों वर्ग के विद्यालयों के लिए पात्र हैं। मतलब वो दोनों वर्ग के विद्यालयों में अपना अध्ययन का काम करवा सकती हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। लेकिन आप ये नहीं है कि बालक वर्ग के लिए भी अप्लाई कर रही हैं फीमेल कैंडिडेट्स और बालिका वर्ग के लिए भी अप्लाई कर रही हैं, तो ऐसा नहीं करना है। किसी एक विषय में एक समय में केवल आपको एक ही डिसाइड करना है कि आप बालक वर्ग से जाना चाहती हैं या बालिका वर्ग में अप्लाई करना चाहती हैं। आप एक ही सब्जेक्ट से दोनों में अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बालक वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बालिका वर्ग के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो बालक और बालिका वर्ग दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन किसी एक वर्ग का ही उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक समय में केवल आप एक ही वर्ग में आवेदन आपका मान्य होगा। जैसे कॉमर्स है तो आप बालक या बालिका में से किसी एक में ही जा सकते हो, आप दोनों से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते कि हम बालक से भी करेंगे और बालिका से भी करेंगे, स्पेशली फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक विषय और वर्ग के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। आप एक सब्जेक्ट से केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बस सीधी सी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर जैसे देखिए कॉमर्स की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो बालिका वर्ग के लिए बहुत कम वैकेंसी है इसमें, और बालक वर्ग के लिए तो ठीक ही है एज़ कम्पेयर टू
बालिका वर्ग, तो अगर फीमेल कैंडिडेट्स चाहती हैं कि उन्हें लग रहा है कि बालिका वर्ग की सीट्स कम हैं, तो वो क्या कर सकती हैं, बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन बालक वर्ग में अप्लाई करने पर उन्हें बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बालक वर्ग का कट ऑफ जाता है वो ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू द बालिका वर्ग के लिए। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कट ऑफ में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट्स का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से। तो ये थी पूरी हमारी वीडियो। और एक लास्ट बात कि एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम कब होगा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है उसे जुलाई तक में पूरा कराने का मतलब एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर देखा जाए तो जुलाई तक में अगर ये पूरा कर पाएँ तो ये बहुत ही अच्छा है सबके लिए। बट इसका हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक नोटिफिकेशन रिवाइज आने में ही 3.5 महीने से ज़्यादा का टाइम लग गया। तो एग्ज़ाम के लिए तो कुछ कन्फर्मिटी नहीं कहा जा सकता, एक श्योरिटी के साथ हम ये नहीं कह सकते कि हाँ एग्ज़ाम जुलाई तक या हो पाएगा। बट आप यही समझिए कि अब एग्ज़ाम भी होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भर्ती जुलाई तक पूरी करवानी ही है इनको। तो आप अब अपनी बिल्कुल भी किसी भी बात में सुनकर या अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट मत होइए, बस आप पढ़ाई करते रहिए, वही आपका काम है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।